और शुरुआत करेंगे आज की सबसे अहम खबर के साथ। पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगल को दिल्ली में बीजेपी के हेडक्वार्टर से पार्टी के नए रिहायशी कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। इस प्रोग्राम में बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह समेत पार्टी के कई बुजुर्ग रहनुमा मौजूद रहे। पीएम मोदी ने मजदूरों और कारीगरों से भी खास मुलाकात की, जिन्होंने रिहायशी कॉम्प्लेक्स की तामीर में अपना अहम किरदार अदा किया था। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने बीजेपी हेडक्वार्टर की तौसीक के मौके पर प्रार्थना भी की। यह कॉम्प्लेक्स पार्टी ओहदेदारों के लिए बीजेपी हेडक्वार्टर के सामने बनाया गया है। प्रोग्राम से खिताब करते हुए पीएम मोदी ने जहां बीजेपी की हुसूलियाबियों को गिनवाया, वहीं पार्टी वर्करों और कैडर्स की उन्होंने जमकर तारीफ की और कहा कि बीजेपी वाहिद पैन इंडिया सियासी पार्टी है। उन्होंने कहा कि 2 लोकसभा सीटों से शुरू होने वाली पार्टी का सफर 303 सीट तक जा पहुंचा। इस मौके पर वो कांग्रेस पर हमला करना भी नहीं भूले। पीएम ने अपने अंदाज में कहा कि उन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और 1984 का स्याह बाब कौन भूल सकता है। हम तो वो दल है जिसने इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए खुद अपने दल को ही देश हित में आहूत करने पर हमने हिम्मत के साथ कदम उठाया। फिर सन 84 में जो हुआ, देश कभी भी उस काले पृष्ठ को भूल नहीं सकती है। अब बाद जो चुनाव हुआ, कांग्रेस को ऐतिहासिक बहुमत मिला था। भावनाओं से भरा हुआ वो माहौल, एक इमोशनली चार्ज एटमॉस्फियर, और उस आंधी में हम भी लगभग पूरी तरह से खत्म हो गए थे, लेकिन हम हताश नहीं हुए। हम निराश नहीं हुए। हमने किसी और में दोष ढूंढने की कोशिश नहीं की। आरोप प्रत्यारोप के चक्कर में हम नहीं पड़े। हम चले गए फिर एक बार जनता जनार्दन के बीच। हमने जमीन पे काम किया। हमने अपने संगठन को मजबूत किया और तब जाकर आज हम यहां पहुंचे हैं। दो लोकसभा सीटों के साथ शुरू हुआ सफर 2019 में 303 सीटों तक पहुंच गया। आज कई राज्यों में हमें 50% से ज्यादा वोट मिलते हैं। आज उत्तर से दक्षिण तक, पश्चिम से पूरब तक भाजपा एकमात्र पैन इंडिया पार्टी है। परिवार के कब्जे वाली पार्टियां, फैमिली रन पार्टियों के बीच भाजपा ऐसा राजनीतिक दल है जो युवाओं को आगे आने के लिए बहुत अवसर देता है, खुला मैदान देता है। आज भारत की माताओं, बहनों, बेटियों का आशीर्वाद जिस पार्टी के साथ है, उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। दिल्ली में बीजेपी की पार्लिमानी पार्टी की अहम मीटिंग हुई। इस मीटिंग में पीएम मोदी, बीजेपी सदर जेपी नड्डा, वज़ीर दाखिला अमित शाह समेत बीजेपी के मेंबरान पार्लियामेंट ने शिरकत की। 6 अप्रैल बीजेपी का यौम तासीस है और इस मौके पर 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक समाजी इंसाफ हफ्ता मनाया जाएगा।
पार्लिमानी पार्टी के इजलास में पीएम ने कहा कि 15 मई से 15 जून तक हुकूमत के 9 साल मुकम्मल होने के मौके पर हुकूमत के मंसूबे पूरे मुल्क के अवाम को बताएं और हुकूमत की तमाम कामयाबियों को जनता तक पहुंचाएं। पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए पीएम ने कहा, अपोजिशन अब निचली सतह पर हमला करेगा, इसलिए सोच समझकर जवाब दें। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी संसदीय दल की आज बैठक हुई। उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी ने भी हमें मार्गदर्शन दिया और प्रधानमंत्री जी ने भी मार्गदर्शन, बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन देने का उन्होंने जो काम किया आज, उसमें एक बड़ा विषय ये है कि 6 अप्रैल को हमारे पार्टी का स्थापना दिवस है। 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक जो बाबा साहब का जन्मदिन है, भीमराव अंबेडकर जी का, इस पूरे सप्ताह को हम सामाजिक न्याय सप्ताह के रूप में मनाएंगे, सोशल जस्टिस के सप्ताह के रूप में इसको मनाएंगे। और प्रधानमंत्री जी ने सांसदों के लिए कहा है कि 15 मई से 15 जून तक का 1 महीने का समय जो हमारी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, उसमें लगातार क्षेत्र में रह करके एमपी योजनाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। मोड कोई भी हो सकता है, यात्रा हो सकती है, गोष्ठी हो सकती है, सेमिनार हो सकती है, लाभार्थी सम्मेलन हो सकते हैं। ये सारे विषय उन्होंने रखे हैं। ये 2 महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। 6 अप्रैल को स्थापना दिवस, 14 अप्रैल को बाबा साहब का जन्म दिवस, ये सामाजिक न्याय वीक, और 15 मई से 15 जून के बीच में ये हमारा 1 महीने का समय सांसदों को इस काम के लिए देना, प्रचार प्रसार के लिए। देश प्रदेश में एक और अहम खबर से आपको रूबरू करवाएं। इलाहाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद को उमेश पाल अगवा केस में उम्र की सजा सुनाई है। इसके साथ साथ उस पर 5,000 रुपए जुर्माना भी आयद किया गया। इसके साथ ही मजीद 2 मुजरिमों को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ख्याल रहे कि उमेश पाल अगवा मामले में कुल 11 मुलजिमान थे, जिनमें से 1 की मौत हो गई थी। अदालत ने इनमें से 3 को कसूरवार करार दिया, जबकि 7 को बरी कर दिया। अदालत की जानिब से अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान सूलत हनीफ को कसूरवार करार दिया गया, जबकि अतीक का भाई अशरफ, अंसार बाबा, फरहाना, इसरार, आबिद प्रधान, आशिक अली और एजाज अख्तर को बरी कर दिया गया। मुलजिम अंसार अहमद की मौत हो चुकी है। माफिया अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अतीक के जराइम की तारीख बहुत तवील है। उसके खिलाफ पहला मुकदमा 1979 में दर्ज किया गया था। अब 44 साल बाद पहली बार उसे सजा हुई है। उसे पहली सजा में ही उम्र कैद हो गई। उसके खिलाफ 101 मुकदमा दर्ज हैं, जिनमें से तकरीबन 50 मुकदमा अदालत में चल रहे हैं। पहली सजा में इतना लंबा अरसा लगा क्योंकि अतीक और उसके गैंग के खिलाफ दर्ज किए गए ज्यादातर मुकदमात में गवाह दुश्मनी करते रहे। अब उसके खिलाफ दर्ज 14 मुकदमात में गवाह मुखालिफ हो चुके हैं। रियासती हुकूमत ने खुद 4 मुकदमात वापस ले लिए हैं। उसके खिलाफ दर्ज 12 मुकदमात में ट्रायल भी नहीं हो रहा था। एडीजी प्रोसिक्यूशन आशुतोष पांडे के मुताबिक माफिया अतीक अहमद के खिलाफ 1996 से दर्ज मुकदमात में से 50 अदालत में जेर इल्तवा हैं। प्रयागराज के धूमनगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज उमेश अगवा केस में मंगल के रोज उसके और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ के खिलाफ फैसला आया। इसके साथ ही उससे मुतालिक 3 मुकदमात में इस्तिगासा की लॉबिंग की वजह से जल्द फैसला मुतवक्के है। इसका मुकदमा अदालत में चल रहा है। आज माननीय न्यायालय एमपी एमएलए श्री दिनेश चंद्र शुक्ला द्वारा अभियुक्तगण अतीक अहमद व दिनेश पासी को अंतर्गत धारा 364A/34/120B आईपीसी में आजीवन सश्रम कारावास व 5,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है। इसी प्रकार से खान सौलत उर्फ हनीफ को अंतर्गत धारा 364A/120B आईपीसी में आजीवन सश्रम कारावास व 5,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक माफिया अतीक अहमद के 12 मुकदमात में वकला की जानिब से
अदालत में मुसलसल दरख्वास्तें जमा कराने के बायस ट्रायल नहीं हो रहा। इसके बाद एडीजी आशुतोष पांडे ने जायजा लिया। एडिशनल डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन प्रयागराज रेंज राजेश कुमार श्रीवास्तव ने उन्हें अदालत में रखा। अब अदालत में अतीक के इन 12 मुकदमात की समाअत जारी है। वहीं उमेश पाल के वकील का कहना है कि बरी होने वालों के खिलाफ वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। फैसला पढ़ने के बाद इस सिलसिले में कदम उठाया जाएगा। वाज़ेह है कि अदालत ने अशरफ समेत 7 अफराद को बरी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और उमेश पाल की वालदा और उनकी बीवी ने इस फैसले का खैर मकदम कुछ यूं किया। उनका अपहरण किया इसने। अपहरण में 3 दिन इसने कैद करके रखा अपने घर में, कार्यालय में। उसी वक्त ही मरवा डालता। लेकिन उस समय उसके साथ ये कॉलेज के लड़के और सब काफी चिल्लाने, इसने जिंदा छोड़ दिया। लेकिन मेरा बेटा लड़ाई लड़ता चला आया। शेर की तरह आज तक अतीक से किसी ने आंख नहीं मिलाया, चाहे जितना भी इसके नाम से केस हो। लेकिन मेरा बेटा शेर की तरह लड़ा। अपने फैसले का इंतजार करते लास्ट में उसका पूरा मामला तय हो गया था, खत्म हो गया। उसको ये उम्मीद थी कि अब मेरा फैसला फुर्सत, इसको सजा मिलेगी। तब मेरे बेटे को इसने 16-17 साल बाद मर्डर करा दिया। ये फैसला जो आज अदालत से मिली है उस पर मुझे पूर्ण विश्वास था और मिला। लेकिन ये उसका अपहरण केस का है। उसके बाद मेरे बेटे का अपहरण न सुनने दिया न देखने दिया, उसका मर्डर हो गया। तो अब मेरा यही निवेदन है कि अपहरण केस में इसको आजीवन कारावास हुआ है, लेकिन बाद में मेरे बेटे का मर्डर हुआ। मेरा बेटा कलम की लड़ाई लड़ता था, बम गोली की नहीं लड़ता था। इसलिए कलम की लड़ाई को उल्लंघन करके काले कोट खाकी वर्दी की बेइज्जती कर दी। इसलिए मेरा यही निवेदन है, जो भी अदालत फैसला दे, मुझे मुख्यमंत्री जी के ऊपर विश्वास है कि मेरे बेटे का मर्डर का इनको फांसी की सजा सुनाए। मेरे आदमी का अपहरण केस था, इस वजह से वो जो जजमेंट दिया उन्होंने वो ठीक किया है। लेकिन अब जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी, क्योंकि वो मेरे पिता समान है। मैं अकेले हूँ, मेरे साथ कोई लड़ने वाला नहीं है। मैं उन्हीं से याचना करूंगी कि उस आदमी को, उसके पूरे परिवार को, चाहे अतीक हो, चाहे अशरफ हो, चाहे उसका लड़का हो, चाहे कोई भी हो, जब तक उनको खत्म नहीं किया जाएगा तब तक ये आतंक चलता रहेगा। यहाँ रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद खबरों को आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी रहनुमा हाजी इरफात शेख ने मुंबई के मुस्लिम इलाकों में गुटखे की गैर कानूनी स्मगलिंग के खिलाफ अपनी मुहिम शुरू कर रखी है। उनका इल्जाम है कि ये गुटखा स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को सप्लाई किया जा रहा है, जिसकी वजह से मुस्लिम इलाकों के बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में है। इस सिलसिले में वो रियासत के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे, नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और पुलिस कमिश्नर से मुलाकात करके उनके जरिए जमा की गई मालूमात फराहम करेंगे, साथ ही शिकायत दर्ज कराएंगे। हाजी इरफात शेख ने यह भी कहा कि इस हवाले से स्कूलों में आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे और साथ ही इंतबाह दिया कि अगर इस मामले में एक्शन ना लिया गया तो वो सड़क पर आकर अपना एहतजाज करेंगे। बताते हुए बहुत दुख होता है कि हमने कई साल रमजान के महीने के अंदर, पवित्र महीने में सुना था कि स्कूलों के बाहर, कॉलेजों के बाहर, स्टेशनों के ऊपर खजूर वाटप होता था। लेकिन ये पहली बार हमने सुना कि मुंबई शहर के अंदर गुटखा वाटप हो रहा है और फ्री ऑफ चार्ज में गुटखा दिया जा रहा है। तो ये कौन है माफिया? ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है। एक प्रश्न हमारे जीवन में आ गया है कि मुंबई शहर के अंदर 10th के और 12th के एग्जाम शुरू हुए और 10th और 12th के एग्जाम के कॉलेजों के बाहर ये गुटखा माफिया के लोग बच्चों को गुटखा फ्री ऑफ चार्ज में देने का काम कर रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है। मैं कल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री जी और मुंबई पुलिस कमिश्नर और डीजी को जाकर ये पत्र देने वाला हूं। तो ये मैं मुंबई पुलिस से कहूंगा कि इन गुटखा माफियों के ऊपर लगाम लगनी चाहिए। इस रमजान के महीने में खास तौर पर ये पूरे मुंबई शहर में और खास तौर पर कुर्ला के अंदर ये फ्री गुटखा देने का जो काम चल रहा है, ये अपने आप में बहुत बुरी बात है।
कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर इतवार को दिल्ली के अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑक्सीजन की दस्तयाबी को जांचने के लिए मॉक ड्रिल की गई। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में पहले ही मॉक ड्रिल की जा चुकी है। इसके बाद दिल्ली के सरकारी अस्पताल कोरोना से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। न्यूज 18 से खास बातचीत में LNJP के डायरेक्टर सुरेश ने कहा कि हमने कोरोना को देखते हुए तमाम तर तैयारियां कर ली हैं। LNJP दिल्ली का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए दिल्ली के अस्पतालों में मॉक ड्रिल हुई है। सीधा बातचीत करेंगे LNJP के डायरेक्टर सुरेश कुमार जी से। सर, आपके अस्पताल में भी मॉक ड्रिल हुई है। देश भर में 10-11 अप्रैल को मॉक ड्रिल होनी है, लेकिन इसकी शुरुआत दिल्ली से पहले हो गई है। सर, किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं, क्या पूरी तैयारी है? हमने रेस्पॉन्स टाइम देखा कि जैसे पेशेंट एम्बुलेंस से हॉस्पिटल के कैजुअलिटी में आता है, कितना टाइम लगता है उसको ICU में शिफ्ट करने में, कितना टाइम लगता है उसको ऑक्सीजन बेड पर शिफ्ट करने में, और जो हमारा पूरा तैयारी है, प्रिपेयर्डनेस है कोविड को लेके, जो नई गाइडलाइंस हैं वो भी हमने पूरे डॉक्टर्स को, स्टाफ को, सबको हमने उसको सर्कुलेट किया है, उनको सेंसिटाइज किया है, क्योंकि हर बार कोविड का नया स्ट्रेन सामने आता है। इस बार जो स्ट्रेन है XBB वेरिएंट, हमने देखा है कि कुछ लोगों को ज़्यादा संक्रमित कर रहा है, जैसे कि इम्यूनिटी जिसकी कमज़ोर है, TB के पेशेंट हैं, स्मोकर्स हैं, जिनके फेफड़े पहले खराब हैं, ऐसे लोगों को ज़्यादातर संक्रमित ये जो स्ट्रेन है कर रहा है। और हमने ये भी देखा कि काफ़ी सारे जो लोग हैं वो दूसरे वायरल इलनेस से भी संक्रमित हैं, जैसे कि H3N2 से भी। तो काफ़ी सारे जो लोग हैं उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो रहा है, और हम दोनों वायरस के लिए तैयार हैं। लोकनायक ने पूरी तैयारी की है। सारे बेड्स, सारी ऑक्सीजन की जो व्यवस्था है वो सब हमने इस मॉक ड्रिल में चेक की। सर, कल मॉक ड्रिल को लेकर एक बैठक हुई थी और उसमें निर्देश दिए गए हैं राज्यों को कि PSA प्लांट हो या वो चाहे डॉक्टर्स की बात हो या दवाइयों की बात हो, सारी चीज़ों की उपलब्धि होनी चाहिए। तो यहाँ की बात करें तो H3N2 और कोविड के लिए क्या क्या तैयारियां की गई हैं, कितने बेड्स हैं, दवाइयों का कैसे स्टॉक है? हमारे पास अभी 450 बेड, 450 बेड्स निर्धारित हैं कोविड के लिए, जिसमें से 50 ICU और HDU बेड्स हैं। ऑक्सीजन की यदि हम बात करें तो ऑक्सीजन के सारे हमारी जो लिक्विड ऑक्सीजन के प्लांट्स हैं, जो हमारे सिलेंडर्स हैं, जो हमारे पाइपलाइन से जो भी बेड्स हैं सारे, वो हमने चेक किए, और सबका जो फंक्शनल लेवल है वो हमने चेक किया। हमारे इसके साथ साथ PSA प्लांट्स भी हैं, तो सारे के सारे जो PSA प्लांट्स हैं हमारे फंक्शनल हैं, और दवाइयों का हमने पर्याप्त स्टॉक किया हुआ है, और सारे जो टेस्ट हैं। और इसके साथ साथ हमारा, क्योंकि लोकनायक सबसे बड़ा अस्पताल है, तो हम जीन सीक्वेंसिंग भी लोकनायक में ही कर रहे हैं। जो भी पेशेंट RT-PCR से पॉजिटिव आ रहा है उसका जीन सीक्वेंसिंग भी हम कर रहे हैं। सर, अगर H3N2 की बात करें तो क्या उसके लिए भी आपने अलग से बेड्स किए हैं या वो कंबाइंड है कोविड और H3N2 के? उसके लिए अलग से एक आइसोलेशन वार्ड बनाया है हमने। H3N2 के लिए हमने अलग से एक 20 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया है, और H3N2 के लिए अलग से हमने माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में अलग से टेस्टिंग की व्यवस्था भी हमारे अस्पताल में ही की है। और क्योंकि H3N2 के सिम्टम्स 1 से 2 हफ्ते तक रहते हैं, और इसके साथ यदि कंपेयर करें कोविड, तो कोविड 3 दिन से लेकर और 7 दिन तक लक्षण रहते हैं, और 7 दिन के भीतर ही पेशेंट ठीक हो जाता है। सर, अभी किस तरीके से टेस्टिंग हो रही है, कितने पेशेंट्स जो हैं वो आ रहे हैं, अभी कितने एडमिटेड हैं उसके बारे में थोड़ा हमारे पास 4 पेशेंट एडमिट थे, जिसमें 2 पेशेंट ठीक होकर चले गए हैं। अभी 2 पेशेंट एडमिट हैं, 1 पेशेंट वेंटिलेटर पर है और 1 ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। हमारे पास प्रतिदिन 2 या 3 नए पेशेंट्स भर्ती हो रहे हैं। आप सुरेश जी को सुन रहे थे, जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि किस तरीके से LNJP में तमाम तैयारियां जो हैं वो मॉक ड्रिल के तहत पूरी हो चुकी हैं। कैमरामैन मनमोहन के साथ फराह खान, न्यूज 18 दिल्ली। तो देश प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।